नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती पर शांति प्रतिमा का अनावरण करेंगे। नीतीश कुमार आज बिहार के 7वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए घर घर सर्वे और आरटी-पीसीआर जांच की संख्या दोगुनी करने के निर्देश दिए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93% से अधिक हुई। सरकार ने पाकिस्तान की घटनाओं में भारत का हाथ होने के आरोप पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। अफगानिस्तान सरकार ने हेलमंद और कंधार में 150 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि की। और टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने पीट सम्प्रास के 6 बार नंबर 1 रहने की बराबरी की। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शांति प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 151 इंच ऊंची ये प्रतिमा अष्टधातु से बनी है। प्रतिमा को राजस्थान के पाली में जेतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। 1870 में जन्मे श्री विजय वल्लभ सुरीश्वरी जी महाराज ने भगवान महावीर के संदेश को प्रचारित करने के लिए निस्वार्थ भाव से जैन संत के रूप में अपना जीवन बिताया। उन्होंने आम लोगों की भलाई के लिए, शिक्षा के प्रसार के लिए, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए लगातार काम किया। उन्होंने कविताओं, निबंधों और भक्ति रचनाओं जैसे प्रेरक साहित्य की भी रचना की। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय योगदान किया और स्वदेशी का प्रचार किया। उनकी प्रेरणा से कई राज्यों में स्कूल, कॉलेज और अध्ययन केंद्र सहित 50 से अधिक शैक्षिक संस्थान काम कर रहे हैं। उनके सम्मान में स्थापित की जा रही इस प्रतिमा को शांति प्रतिमा का नाम दिया गया है। श्री विजय वल्लभ सुरीश्वरी जी महाराज का देहावसान 1954 में हुआ था। समाचार कक्ष से श्री राम शर्मा। बिहार में आज नीतीश कुमार 7वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह शाम 4 बजे से 4:30 बजे के बीच आयोजित किया जाएगा। श्री नीतीश कुमार को कल सर्वसम्मति से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का नेता चुना गया था। बाद में श्री नीतीश कुमार और भाजपा की बिहार शाखा के अध्यक्ष संजय जायसवाल और अन्य नेताओं ने राज्यपाल फागू चौहान से भेंट की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल को एनडीए के सभी घटक दलों, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के समर्थन पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करने के बाद नीतीश कुमार के नाम एक नया कीर्तिमान हो जाएगा। श्री कुमार राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। देश में 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड अभी तक सिर्फ प्रताप सिंह राणे के पास है, जो गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लोगों की निगाहें आज नए मंत्रिमंडल के गठन और उनके विभागों पर लगी हुई है। मंत्रिमंडल के आकार को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच देर रात तक गहन विचार विमर्श का दौर चला। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अधिकतम 36 को मंत्री बनाया जा सकता है। जनता दल यूनाइटेड के 43 विधायक हैं तो 12 मंत्री बन सकते हैं। दूसरी ओर भाजपा के 74 विधायक को देखते हुए 18 को मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी से एक मंत्री बनाए जाएंगे। इस बार भाजपा और जनता दल यूनाइटेड कोटे से मंत्रिमंडल में नए चेहरे को शामिल किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। एनडीए ने हाल में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में 125 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है।
कटिहार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक तारकिशोर प्रसाद को विधायक दल का नेता और बेतिया से विधायक रेणु देवी को विधायक दल का उपनेता चुना गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक में दिल्ली में कोविड से निपटने के चिकित्सा संबंधी बुनियादी ढांचे और मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में RT-PCR जांच दोगुनी करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने कोविड के गंभीर रोगियों के मामले में प्लाज्मा दान करने और रक्त आदान के बारे में नियम बनाने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कोविड-19 के होम आइसोलेशन वाले रोगियों की ट्रैकिंग रखने तथा चिकित्सा सुविधा की जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत नियमित अस्पताल में भेजे जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह भी निर्णय लिया गया कि एम्स, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के टीम द्वारा पूरे दिल्ली में घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जाएगा और सर्वेक्षण में पाए गए कोविड-19 के लक्षण वाले लोगों की जांच की जाएगी और उन्हें आवश्यक उपचार प्रदान किया जाएगा। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि समुचित कोविड-19 व्यवहार के बारे में लोगों को बताने के साथ साथ लंबे समय में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य मानदंडों पर इस रोग के कारण पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के बारे में जानकारी देने संबंधी ठोस संवाद कार्यनीति होनी चाहिए। श्री शाह ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों तथा पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वे फेस मास्क पहनने जैसे उपायों को कड़ाई से लागू करें ताकि समुचित कोविड-19 व्यवहार के अनुपालन में कोई ढिलाई न हो। श्री शाह ने कोविड-19 के मामलों को कम करने तथा प्रभावित व्यक्तियों के उपचार में कोई कमी नहीं होने देने की आवश्यकता को दोहराया। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा आने वाले सप्ताहों में लगातार की जाएगी। मोहम्मद नसीम नकवी के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक की एक उच्च स्तरीय समिति इस बारे में जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया है कि अगले साल जनवरी या फरवरी तक कोविड वैक्सीन भारत में उपलब्ध हो जाएगी। दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं, उसमें से थोड़े से क्लिनिकल ट्रायल्स में एडवांस स्टेजेस में पहुंच गए हैं। 3-4 हमारे भारत के हैं उसमें, और उसमें से भी 2 तो थर्ड फेज में पहुंच गए हैं। और उस सबके आधार पर हमें उम्मीद है कि जैसे नया साल शुरू होगा 2021, तो पहले महीने में नहीं तो दूसरे महीने में हमारे को निश्चित रूप से वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर 93.09% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ठीक होने वालों की संख्या 82 लाख से अधिक हो गई है। देश में मरीजों की संख्या कुल मामलों का केवल 5.44% है और इस समय उपचार करा रहे लोगों की संख्या 4,79,000 है। नए मरीजों को मिलाकर कोरोना संक्रमित कुल रोगियों की संख्या 88 लाख को पार कर चुकी है। इस समय देश में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत 1.47 है, जो विश्व में अधिकांश देशों की तुलना में न्यूनतम है। कोविड से मरने वालों की संख्या 1,29,635 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में 12 करोड़ 48 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। दिल्ली में बीते एक दिन में कोरोना संक्रमण के 3,235 नए मरीजों की पुष्टि हुई। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अब तक 4,37,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मृतकों की संख्या 7,614 हो गई है। इस समय दिल्ली में कोविड मरीजों की संख्या 39,990 है। तमिलनाडु में कल 1,819 नए मरीजों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। अकेले चेन्नई में 502 नए मरीजों का पता चला है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 16,441 रह गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि हर रोज बड़ी संख्या में कोविड जांच किए जाने से रोगियों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। महामारी शुरू होने के बाद से राज्य में करीब 1 करोड़ 8 लाख से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। सरकार का कहना है कि सभी जांच RT-PCR किट के जरिए की गई है, जिसे कोविड वायरस के निदान में उच्च स्तरीय समझा जाता है। राज्य में संक्रमण की दर में तेजी से गिरावट आई है और अब इसके 7.03% होने का अनुमान है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नईम अख्तर। दिल्ली के वर्धमान महावीर चिकित्सा महाविद्यालय और सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर नीरज गुप्ता ने कहा है कि लोगों को सामान्य वायरल बुखार और कोरोना महामारी के बीच के अंतर को समझना चाहिए।
आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने ये अंतर स्पष्ट किया। कोरोना वायरस का जो प्रकोप है, ये इन्फेक्शन है, वो किसी भी वायरल फीवर की भांति ही होता है। थोड़े से इसके लक्षणों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि इसमें हल्का बुखार हो सकता है, ठंड लग सकती है, थोड़ी खांसी हो सकती है, खांसी अक्सर सूखी होती है और साथ में पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है। लेकिन जो अनयूजुअल सिम्टम्स इसके साथ में जो जुड़े हैं वो ये है कि इस पर बहुत ज्यादा थकावट की फीलिंग आती है, कमर में दर्द वगैरह हो सकता है, छाती में दर्द हो सकता है और टेस्ट चेंज हो जाता है। इसके कारण ये पहचाना जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत वैश्विक स्तर पर उन देशों में बना हुआ है जिनमें प्रति 10 लाख की आबादी पर कोविड के सबसे कम रोगी सामने आ रहे हैं। मंत्रालय के एक ट्वीट में कहा गया है कि कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बेहतर काम कर रहे हैं और वहां प्रति 10 लाख की आबादी पर राष्ट्रीय औसत से भी कम रोगी पाए जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि संक्रमण के नए रोगियों में लगातार गिरावट पिछले 8 दिनों के दौरान प्रतिदिन 50,000 से कम नए रोगियों का पता चलने और स्वस्थ होने की दर में लगातार वृद्धि के कारण ये परिणाम दिखाई दिए हैं। कोविड-19 के खिलाफ केंद्र सरकार के नेतृत्व में जन स्वास्थ्य से जुड़े प्रभावी उपायों के बाद 82 लाख से अधिक रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती पर शांति प्रतिमा का अनावरण करेंगे। नीतीश कुमार आज 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए घर घर सर्वे और आरटी-पीसीआर जांच की संख्या दोगुनी करने के निर्देश दिए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93% से अधिक हुई। सरकार ने पाकिस्तान की घटनाओं में भारत का हाथ होने के आरोप पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। अफगानिस्तान सरकार ने हेलमंद और कंधार में 150 से अधिक पाकिस्तानी आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि की और टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने पीट सैम्प्रास के 6 बार नंबर 1 रहने की बराबरी की। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की घटनाओं में भारत का हाथ होने के आरोप को खारिज करते हुए पाकिस्तान की आलोचना की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के खिलाफ दिए गए सबूतों की कोई विश्वसनीयता नहीं है और ये मनगढ़ंत और कल्पना पर आधारित हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि विश्व समुदाय पाकिस्तान की चालबाजियों और उसके द्वारा आतंकी गतिविधियों का समर्थन किए जाने के सबूतों से भली भांति परिचित है। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का पाकिस्तान का ये एक और प्रयास है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से ये भी कहा है कि वो सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करे। प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तानी नेताओं से ये तथ्य छुपा हुआ नहीं है कि उनका देश आतंकवादियों की फैक्ट्री बन गया है। पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों की घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों के लिए हथियारों की आपूर्ति लगातार जारी है और ये सीमा पर तैनात पाकिस्तानी सेना के समर्थन के बिना संभव नहीं है। विदेश मंत्रालय ने अपने वक्तव्य में ये भी कहा है कि भारत ही एकमात्र देश नहीं है जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से पीड़ित है, बल्कि विश्व के कई देशों की आतंकी घटनाओं के तार पाकिस्तान से जुड़ते रहे हैं। महाराष्ट्र में सभी धार्मिक और पूजा स्थल आज से खोले जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुछ प्रसिद्ध धर्म स्थल आज तड़के मानक संचालन प्रक्रिया और कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करने के बाद खुल गए। महाराष्ट्र में दिवाली पाड़वा के मुहूर्त पर मंदिर शुरू हो रहे हैं और हिंदू धर्म में दिवाली पाड़वा का विशेष महत्व होने के कारण श्रद्धालुओं में इस दिन भगवान के दर्शन पाने के लिए काफी उत्साह है। शिरडी का साई मंदिर, तुलजापुर का तुलजा भवानी मंदिर, पंढरपुर का विठ्ठल मंदिर आज तड़के खुल गए हैं और उचित मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मर्यादित संख्या में श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है। कुछ मंदिर सुबह 5 बजे से खुल गए हैं। तुलजापुर के तुलजा भवानी मंदिर ने प्रवेश के लिए निःशुल्क पास उपलब्ध किए हैं और आज सुबह से ही न केवल महाराष्ट्र से बल्कि पड़ोस के कर्नाटक राज्य से भी श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए उपस्थित है। पंढरपुर के विठ्ठल मंदिर में हर घंटे केवल 100 श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है और आज सुबह 6 बजे पहले श्रद्धालु ने भगवान के दर्शन किए। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर ने QR कोड के माध्यम से प्रवेश की व्यवस्था की है और थर्मल स्कैनिंग और अनिवार्य फेस मास्क के साथ श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है। गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और दूर से ही दर्शन की अनुमति है। मुंबई के माहिम चर्च और हाजी अली दरगाह में भी प्रवेश के लिए उचित व्यवस्था की गई है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
मौजूदा खरीफ मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52,781 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद से लगभग 24 लाख किसानों को लाभ मिला है। कृषि मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि वर्ष 2020-21 के खरीफ मौसम में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश में धान की खरीद सुचारू रूप से की जा रही है। बयान के अनुसार अभी तक 279 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 230,52,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 21.27% अधिक खरीद हुई है। अकेले पंजाब से 194,63,000 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है, जो अब तक हुई खरीद का 69.62% है। मंत्रालय के अनुसार कुछ राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर चालू खरीफ मौसम में मूल्य समर्थन कार्यक्रम के अंतर्गत 45 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को मंजूरी दी गई है। ये राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। विदेशी निवेशकों ने नवंबर में अभी तक भारतीय पूंजी बाजारों में 35,100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। ये निवेश उत्साहजनक कंपनी परिणामों और सरकार द्वारा सुधारों से जुड़े उपायों की घोषणा के बल पर आया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई ने 2 नवंबर से 13 नवंबर की अवधि के दौरान इक्विटी बाजार में 29,436 करोड़ रुपए का निवेश किया और ऋण बाजार की श्रेणी में 5,673 करोड़ रुपए का निवेश किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत में 2 और आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। ये 2 स्थान महाराष्ट्र की लोणार झील और उत्तर प्रदेश के आगरा का सुर सरोवर है, जिसे कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि आर्द्रभूमि क्षेत्र दुनिया के ऐसे स्थल हैं जो पानी को प्राकृतिक रूप से साफ करते हैं। ये धरती पर सबसे प्रभावी पारिस्थितिकीय तंत्र हैं। भारत ने 2 फरवरी 1971 को रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकाय मतदान के लिए पार्टी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश में जिला विकास परिषद के चुनाव 28 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच 8 चरणों में संपन्न होंगे और मतगणना 22 दिसंबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोफेसर रविन्द्र नागर की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि प्रोफेसर नागर ने संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन देने और लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने दुख की इस घड़ी में नागर के परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। गुजरात में आज नववर्ष दिवस मनाया जा रहा है। विक्रम संवत 2077 के पहले दिन लोग नववर्ष की शुभकामनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। विक्रम संवत का पहला दिन गुजराती नए साल के रूप में मनाया जाता है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से दिवाली का उत्साह थोड़ा ठंडा रहा और आज नए साल के दिन भी ज्यादातर लोग नमस्ते कहकर और मोबाइल फोन द्वारा परोक्ष रूप से ही एक दूसरे को नए साल का साल मुबारक और बधाई संदेश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी ने नए साल के अवसर पर आज होने वाला सार्वजनिक स्नेह मिलन समारोह कोरोना वायरस महामारी के चलते रद्द कर दिया है। लोगों ने अपने घरों के बाहर पारंपरिक रूप से रंग बेरंगी रंगोलियां बनाई हैं। कुछ रंगोलियों में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का सामाजिक संदेश भी चित्रित किया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। आज अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस है। ये दिन पूरे विश्व में मानवाधिकार और लोगों की आजादी के मूल सिद्धांत को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। सहिष्णुता दिवस ये संदेश देता है कि लोग प्राकृतिक रूप से विविधता संपन्न होते हैं। दुनिया के प्रत्येक भाग में भिन्न समुदायों को सिर्फ सहिष्णुता के माध्यम से ही जोड़ा जा सकता है। आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली स्थित यूनेस्को के प्रमुख एरिक फॉल्ट ने कहा कि असहिष्णुता से लड़ने की कुंजी शिक्षा में ही निहित है। अफगानिस्तान में आतंकी गतिविधियां चला रहे 150 से अधिक पाकिस्तानी आतंकवादी हेलमंद और कंधार प्रांत में अफगानी सुरक्षा बलों के अभियान में मारे गए।
अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तानी सुरक्षा बलों के साथ हाल की झड़पों में मारे गए तालिबान आतंकियों की सूची जारी की है। आतंकवादियों के हमलों के जवाब में अफगानी सुरक्षा बलों के अभियान में हेलमंद और कंधार प्रांत में कम से कम 55 तालिबान कमांडर मारे गए। 152 पाकिस्तानी आतंकवादी हेलमंद प्रांत में मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में करीब 6,500 पाकिस्तानी आतंकवादी अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। इनमें से ज्यादातर आतंकवादियों का संबंध तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से है। म्यांमार में 8 नवंबर को हुए आम चुनाव में सत्तारूढ़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD ने बहुमत हासिल कर लिया है। म्यांमार के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कल जीते उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी करते हुए ये घोषणा की। NLD ने संसद की 396 सीटें जीती हैं। वर्ष 2015 के आम चुनाव में इस पार्टी ने 390 सीटें जीती थी। बहुमत के लिए 322 सीटों की जरूरत थी। म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की वर्ष 2015 से ये लगातार दूसरी जीत है। मुख्य विपक्षी दल यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी USDP को कुल 33 सीटों पर ही जीत हासिल हो सकी। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा कारणों से जातीय क्षेत्रों में 22 संसदीय सीटों के लिए चुनाव रद्द कर दिए थे। संविधान के अनुसार म्यांमार की संसद में 25% सीटें सेना द्वारा नामित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। जाने माने टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने पीट सम्प्रास की 6 बार नंबर 1 रहने की बराबरी कर ली है। सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को वर्ष के अंत में विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी रहने पर कल ATP टूर नंबर 1 ट्रॉफी प्रदान की गई। टेनिस इतिहास में वे दूसरे खिलाड़ी हैं जो 6 बार विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी रहे। पूर्व खिलाड़ियों में केवल पीट सम्प्रास 6 साल रैंकिंग के शीर्ष पर रहे। उन्होंने ये श्रेय 1993 और 1998 के बीच हासिल किया। देश के कई भागों में आज हल्की से सामान्य बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज जम्मू, चंडीगढ़, मसूरी, कुल्लू, शिमला, हरिद्वार और नैनीताल में हल्की या सामान्य बारिश हो सकती है। बारामूला, श्रीनगर, लेह और बद्रीनाथ जैसे इलाकों में हल्की बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश हुई। उत्तर भारत के इन क्षेत्रों में बारिश से वायु प्रदूषण में भी कमी दर्ज की गई। दिल्ली में कल शाम हुई बारिश से वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ। कल वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर थी। बारिश के कारण इसमें थोड़ा सुधार दर्ज हुआ है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कल रात हुई ऊपरी इलाकों में बर्फबारी में राजधानी शिमला सहित कई मध्यम और निचले पर्वतीय इलाकों में भी बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में निचले पर्वतीय इलाकों में बारिश की संभावना व्यक्त की है और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। और अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। हल्की बौछारें पड़ने की आशंका है। तापमान 25 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। तापमान 21 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। श्रीनगर में आज बर्फबारी की संभावना है। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। जम्मू में आसमान में बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश के भी आसार हैं। तापमान 14 और 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। लेह में हल्की बर्फबारी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गिलगित में भी हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है। तापमान 6 डिग्री और 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में बारिश हो सकती है। तापमान 6 डिग्री और 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। समाचार कक्ष से गौरव राघव। भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक भाई दूज पर्व आज मनाया जा रहा है। आज के दिन बहनें अपने भाई की लंबी आयु और खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं और बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। देश के विभिन्न भागों में इसे भाऊ बीज, भतरू द्वितीया, भाई पोटा, निनगल चाकुबा और भाई टीका जैसे अलग अलग नामों से मनाया जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नवीन, आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों में क्या खास है।
विमलेंदु बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता नीतीश कुमार के आज होने वाले शपथ ग्रहण को अखबारों ने महत्व दिया है। अमर उजाला की सुर्खी है, नीतीश आज 7वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, 2 डिप्टी सीएम संभव। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली में रोज 1 लाख जांच। गृहमंत्री अमित शाह ने कोरोना संकट की समीक्षा की। जनसत्ता का कहना है, कोविड अस्पतालों में तैनात होंगे अर्धसैनिक बलों के चिकित्सक। उधर राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का पिछले 4 साल का रिकॉर्ड टूटा। वायु गुणवत्ता आपात स्थिति में पहुंची। हवा चलने और बारिश से प्रदूषण छटा, लेकिन गंभीर श्रेणी में बना रहा। दैनिक जागरण की टिप्पणी है, पटाखों पर प्रतिबंध का आदेश हुआ, धुआं धुआं। दैनिक भास्कर का कहना है, कोरोना से रोज होने वाली मौतों में भारत चौथे स्थान पर खिसका। सर्दी बढ़ने के साथ कोरोना लक्षण वाले मरीज भी बढ़ सकते हैं। ठंड, प्रदूषण और वायरस एक दूसरे को करते हैं प्रभावित। संयुक्त राष्ट्र की संस्था विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रमुख डेविड बेस्ले ने हवाले से जनसत्ता सचेत करता है, अगले साल बढ़ सकता है भुखमरी का प्रकोप। इस वर्ष भुखमरी रोकने के लिए मिले थे पैकेज और धन, लेकिन अगले साल इसके मिलने के आसार नहीं। प्रख्यात बांग्ला अभिनेता सौमित्र चटर्जी के देहांत पर अमर उजाला का कहना है, सौमित्र दा ने भारतीय सिनेमा को विश्व पटल पर दिलाई पहचान। बॉलीवुड से कई ऑफर मिलने के बावजूद उन्होंने कभी वहां का रुख नहीं किया। उनका मानना था कि इससे उनकी साहित्यिक आजादी खत्म हो जाएगी। 2 दशक से भी ज्यादा समय तक एकसान पत्रिका का सौमित्र दा ने किया था संपादन। अब कुछ और समाचार। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण देश के अन्य भागों में फंसे जम्मू कश्मीर के लगभग 8,85,859 लोगों को निकाल लिया गया है। इन्हें लखनपुर के रास्ते बसों और कोविड स्पेशल ट्रेनों के जरिए निकाला गया। 1,40,292 यात्रियों को लेकर 155 स्पेशल ट्रेनें जम्मू और ऊधमपुर रेलवे स्टेशनों पर पहुंची। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती पर शांति प्रतिमा का अनावरण करेंगे। नीतीश कुमार आज 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए घर घर सर्वे और आरटी-पीसीआर जांच की संख्या दोगुनी करने के निर्देश दिए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93% से अधिक हुई। सरकार ने पाकिस्तान की घटनाओं में भारत का हाथ होने के आरोप पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। अफगानिस्तान सरकार ने हेलमंद और कंधार में 150 से अधिक पाकिस्तानी आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि की। और टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने पीट सैम्प्रास की 6 बार नंबर 1 रहने की बराबरी की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।